co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शुरुआत में बाजार ऐसा लग रहा था कि कल जो मुनाफा वसूली रही है उसका असर देखने को मिलेगा। दबाव भी रहा 25,352 का लो लगाने के बाद, लेकिन अब मंगल के दिन सब कुछ मंगल मंगल होता हुआ 25,427 का लेवल, 43 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि अभी भी बियर्स के पक्ष में है। 1619 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव दिखा रहे हैं और महज 999 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है और कारण मिड कैप शेयरों में दबाव के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। सवाल यही कि अब किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्योंकि निफ्टी तो धीरे धीरे आगे करके बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही लाल निशान में ही दिखाई दे रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर, बर्निंग स्टॉक्स में चर्चा करेंगे और वाह क्या आईपीओ है में बातचीत करेंगे। आज की शानदार लिस्टिंग और इसके साथ साथ बजाज हाउसिंग में अभी क्या करना चाहिए, बहुत डिटेल में बातचीत होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। और आज के मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं। शरद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी को बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पे आपकी प्रतिक्रिया सर। कल हमने नया हाई बनते देखा, बाजार तो बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, ये लोगों की शिकायत है। आपकी टिप्पणी बाजार पर। जी विपुल जी, धन्यवाद आज के लिए। तो और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए सर, अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो 25,290, 336 ये एक बेस बना हुआ है। ऊपर की तरफ 25,525 और 25,580 ये आपको एक बार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 25,235 जो 25,400 के पी राइटर का बेस है वो नहीं टूटना चाहिए। जी देखिए, एक मिनट में आपका लूंगा। अगर आप यूएस का डेटा देखेंगे तो जिस तरह के सीपीआई के नंबर्स अगस्त में आए थे और जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था वो दिखा रहा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर बना हुआ है। तो हो सकता है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का ही कट आता है तो फेड की कमेंट्री कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी सुनने वाली, कि साहब आने वाले साल में मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है कि 250 बेसिस पॉइंट कट होगा। तो अगर कहीं बाजार को कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है छोटी मोटी गिरावट हमको देखने को मिले। जो सीपीओ का 10 साल का आप ट्रेजरी यील्ड देखें तो 368 बेसिस पॉइंट से मुझे लगता है गिर करके 330 बेसिस पॉइंट के आसपास आ जाएगी। सिमिलरली ब्रेंट क्रूड में आप देखें तो 65-70 पे एक बेस बुलिश बेस बन गया है। नैस्डैक एसएनपी पे भी एक बुलिश बेस है। तो बाजार ऊपर की तरफ स्टेबलाइज्ड है। हैविंग सेड दैट, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है थोड़ी दिक्कत होगी। एक विपुल जी ने सवाल पूछा कि मार्केट बढ़ रहा है और पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए सर, जिन स्टॉक्स में मैं हमेशा कहता हूं, जहां जिन स्टॉक, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिन स्टॉक्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन हैं, जहां पोटेंशियल आउटपुट्स के आसपास की ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक ग्रो कर रही है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, वो सारे स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई देंगे। तो वैसे स्टॉक आपके चल भी रहे हैं। देखिए, कई सारे स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट भी किए हैं पहले जी के शोज में। क्रिस जॉनसन हो पिछली बार सजेस्ट किया था, जेएम फाइनेंशियल हो सजेस्ट किया था। देखिए, इससे पहले एचबीएल पावर, एचएफसीएल, दुनिया भर के स्टॉक किए थे, सब चल रहे हैं। तो वो सारे स्टॉक्स वही है जहां आने वाले समय में भी मार्जिन एक्सपेंड होते हुए दिखेंगे। थोड़ा पोर्टफोलियो सावधानी से बनाने की जरूरत है विपुल जी। जी, पोर्टफोलियो सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। चुनिंदा शेयरों में मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उन शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ऐसे ही शेयरों में निवेश करने की सलाह फिलहाल के लिए है आप लोगों के लिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे आज के पहले दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। रणवीर जी नमस्कार। जी नमस्ते विपुल जी, नमस्ते शरद जी। नमस्कार रणवीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जी मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। उज्जैन से बोल रहे हैं, चलिए। उज्जैन मध्य प्रदेश। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ की नगरी से आप बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरे पास अडानी पोर्ट के 90 शेयर है 1475 के भाव पर। आप ये किस शेयर भाव पे बहुत बताया volatile आपने? है, तो इस पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना सही है कि नहीं? 1475 पे लिए है ना आपने? जी जी 1475 पे लिए हैं, 1428 का भाव है, 0.25% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। सर जिस कारोबार में कंपनी है और वो तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन हाँ जिस समूह में कंपनी काम कर रही है वो कई बार थोड़ी सी बीच बीच में जो खबरें आती हैं उसका असर पूरे समूह पे, अदानी समूह पे देखने को मिलता है। आज दबाव है।
शरद जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। 40-50 रुपए के नुकसान पे है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, बस ये जानना चाह रहे हैं निवेश इनका सही है कि नहीं। अदानी पोर्ट सर 1430, 1429 ये करंट लेवल देखने को मिल रहा है, और अभी इन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी, तो देखिए स्टॉक वीक है। अगर आप देखेंगे तो एक सप्लाई जोन बना हुआ है 1475 के आसपास। जी। मुझे लगता है कि कोई सपोर्ट अगर इसके अंदर बनेगा तो 1380 से लेकर के 1400 के जोन में एक बार सपोर्ट बनना चाहिए। पिछले वीक का एक बेस बना हुआ है 1400 रुपए के आसपास, तो यही वो जोन है जो मुझे नहीं लगता टूटना चाहिए। अगर इस जोन को तोड़ देता है स्टॉक, तब थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा। उसके बाद ही आपको एक बार स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए। बट मुझे लगता है जिस तरह की इस वीक की ओपनिंग है, धीरे धीरे स्टॉक है 1450 और ऊपर की तरफ 1470 के ऊपर सेटल होना चाहिए। 1470 के ऊपर सेटल होना चाहिए, इस अभी तक की जो चार्ट्स की स्थिति बता रही है उसके मुताबिक। चलिए, इस बीच हमारे विजय प्रजापति जी का सवाल ले लेते हैं, और इनका सवाल वही है जो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। एनएचपीसी का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं, और एनएचपीसी का लक्ष्य बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 5-6 महीने से ये शेयर जो है थोड़ा थका रहा है, और अभी भी 95-96, 1-2 दिन थोड़ा सा मोमेंटम रहा, 97-98 के नज़दीक गया, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है सर। ना नीचे सपोर्ट तोड़ रहा है, ना ऊपर ब्रेकआउट जैसी स्थिति आ रही है। क्या करें, लक्ष्य इनको क्या निर्धारित करेंगे आप? देखिए साहब, अगर आप एनएचपीसी को देखेंगे तो स्टॉक देखिए बेस अच्छा बना हुआ है स्टॉक के अंदर, जी। करीब 92 रुपए के आसपास। इस जोन को नहीं तोड़ना चाहिए प्रिसाइजली। तो आप एक 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। मोमेंटम तभी आएगा जब 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करे। 100 रुपये, ये जो है बड़ी बाधा बनी हुई है शेयर के लिए, तो आप सभी लोग जिनके पास है एनएचपीसी, वो 100 रुपये का लेवल जो है वो ध्यान में रखें। इसके ऊपर जाएगा तो फिर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह शरद जी की तरफ से दी गई है। आलम खान साहब का प्रश्न ले लेते हैं। आलम साहब हैं देहरादून से, कह रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 279 के रेट पर, 243 शेयर हैं, 1 साल का इनका नज़रिया है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। यश जी का भी सवाल इसी पर है, कह रहे हैं कि इन्होंने, अच्छा नहीं, इस पर नहीं है, बीईएल के ऊपर इनका सवाल है। चलिए, इस पर बाद में बातचीत कर लेंगे यश जी से, लेकिन आलम खान जी का सवाल जो है वो पहले ले लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 279 पे ले रखा है। ये पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा सर अभी तो दबाव में रहा है, और आपसे लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। 279 पे लिया है, 245 का रेट, 1.25% की गिरावट, और यहाँ पे इनको अभी नुकसान हो रहा है। नज़रिया अब इनका नहीं पता हमें कितना लंबा है, लेकिन आपकी सलाह क्या रहेगी शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के? तो देखिए एक बेस स्टॉक के अंदर 240 रुपए के आसपास का बना हुआ है पिछले 2 सप्ताह का। तो आप एक 238 के पास से स्टॉप लॉस रखिए। फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, 238 के नीचे नहीं खिसकना चाहिए होपफुली, वरना एक गिरावट आपको 220 के आसपास की मिल सकती है। तो 238 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी नीचे के स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ आज, आपको बने रहने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, कल में मेक और ब्रेक हो जाएगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट आता है, यूएस में बैंकिंग में बड़ी रैली देखने को मिली है, इसलिए आप देखिए बैंक निफ्टी एक नॉच मजबूत है। आप एक्सिस देख लीजिए, एचसीएचआई देख लीजिए। तो क्या होगा, अगर वो रैली कामयाब हो जाती है, 50 बेसिस पॉइंट का कट आता है और रैली यूएस में रहती है, इंडिया में भी एक रैली रहती है, तो ये सारे स्टॉक बढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे भी नहीं। तो आपकी पोजीशन बची रह जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो दूसरे सेक्टर्स में है इस वक्त। तो जी। वहां पर आप स्टॉप आउट नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं नीचे का स्टॉप लॉस देकर के होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कुमार प्रसन्ना जी का भी सवाल शिपिंग कॉरपोरेशन पे है, इन्होंने 284 पे ले रखा है, तो आपके लिए भी यही राय रहेगी सर? और आप बाकी लोग भी जो सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए भी यही राय है, नाम भले ही हम ना ले पाएँ सर। अब जब चूँकि एससीआई पे बात हुई है तो बीईएल पे भी बात कर लेते हैं। यश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि बीईएल पर क्या करें सर, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं करंट लेवल पे? डिफेंस को लेकर के डेली सवाल जो है लगातार हमारे पास आ रहे हैं, फंसे हुए हैं काफ़ी लोग, और अब ये जानना चाह रहे हैं कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बहुत लोग एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। आज 2% की गिरावट है, 284 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। क्या कोई गुंजाइश बन रही है, और अगर एवरेजिंग करनी हो इस शेयर के अंदर तो कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, कि आपको लगता है कि नहीं एवरेजिंग करनी चाहिए? बिल्कुल अभी एवरेजिंग ना करें, 275 का स्टॉप लॉस रखिए। पिछले मंडे को मुझे याद है, जब पिछले वीक भी मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ था, तो पिछले मंडे को जिस तरह का बुलिश बेस बना था निफ्टी के अंदर, तो मैंने ये सलाह दी थी सभी दर्शकों को कि साहब जो वो लो है पिछले वीक का, उसी को आप स्टॉप लॉस मानिए। अब देखिए यहाँ पर भी 275 का बेस बन गया है, उसी को स्टॉप लॉस मानिए। फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, वो नहीं टूटना चाहिए। बीएल में बने रहिए। पैसा तब डालिएगा जब ये 295 296 के ऊपर सेटल हो जाए।
284 के भाव है, तो वो पिछले 2 वीक का ब्रेकआउट आएगा, तब पैसा डलेगा तो मजा आएगा। तो आपको 320 तक खींच करके ले जाएगा, तो आपको पैसा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। रीना परमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही है, हेलो विपुल सर, सरस सर, आपने प्रिज्म जॉनसन में अभी क्या करना चाहिए? आपके दोनों टारगेट आ चुके हैं, अभी क्या करना है, होल्ड करें या निकल जाए शॉर्ट टर्म में, ये बताइए। तो सर बहुत शानदार कॉल रही प्रिज्म जॉनसन की, काफ़ी शानदार मूवमेंट रहा प्रिज्म जॉनसन पे, और हमने इस कार्यक्रम में जब आप नहीं थे तब भी इसका जिक्र किया था। अभी क्या करना चाहिए? लेकिन आज 1.25% नीचे है, दोनों टारगेट आ चुके हैं जिनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। लेकिन अच्छा ये, लेकिन रीना जी एक शिकायत रहेगी कि जब दोनों लक्ष्य पूरे हो रहे हैं तो फिर सवाल किस लिए? चलिए खैर, लेकिन पूछ लेते हैं क्योंकि कई बार बाजार वोलेटाइल है, दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। सर क्या करना चाहिए अभी इनको? देखिए, मैं सबको सलाह दूंगा, दर्शकों को। देखिए, विपुल जी का सुपर हिट शो है और अरे सब सर। दर्शक आते हैं, विपुल जी से राय लेते हैं। तो देखिए सर, ये शो बड़ा स्पेशल है, यहाँ पर स्पेशल कॉल्स देना बनता है, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर टारगेट आ गया है सर, तो बिल्कुल टारगेट पे एग्जिट मारिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए रहना चाह रहे हैं, देखिए प्रिंस जॉनसन का आप देखेंगे तो सीमेंट में EBITDA डबल हो गया, 300 रुपए पर टन से 600 रुपए पर टन हो गया। तो ये अगले क्वार्टर को एंटिसिपेट करेगा और स्टॉक बढ़ेगा, आने वाले क्वार्टर्स में भी बढ़ेगा। लेकिन अब आप छोटी अवधि के लिए हैं, तो छोटी अवधि के लिए तो टारगेट पे आपको निकल जाना चाहिए। ये सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, जो टारगेट में डिस्कस करता हूँ वहां निकल जाइए अगर आप छोटी अवधि। लंबी अवधि के लिए है तो ये स्टॉक धीरे धीरे आप साल भर होल्ड करेंगे, मार्च तक का समय देंगे, तो हो सकता है आपको 280 से 300 के जोन में भी दिखाई दे। हम्म, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। जो लक्ष्य दिए जाएं उसका जो है ध्यान रखिए, जो स्टॉप लॉस दिए जाएं उनका भी ध्यान रखिए, फिर फंसने के बाद सवाल मत पूछिए। लेकिन ये काफ़ी शानदार कॉल रही निश्चित रूप से। इवन हाल फिलहाल की जितनी भी चुन के शरद जी ने शेयर दिए हैं वो काफ़ी अच्छे जो है रिकमेंडेशंस रही है, और इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में भी जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न हमारे दर्शकों को मिले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज भी जो है चुन के सेगमेंट का इंतज़ार कीजिएगा, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में वो उसका हम बातचीत करेंगे और देखते हैं आज इनकी पिटोरी से जो है पिटारे से क्या कुछ निकल करके आता है। पूनम जी चौहान जी कह रही हैं, राधे राधे विपुल सर, मैंने 2000 शेयर धन लक्ष्मी बैंक के 54 के रेट पर किसी और चैनल के भसीन सर के कहने पर लिए थे। बहुत दिनों से नुकसान पर हूँ, क्या करूँ? लेकिन अब मैं मनी 9 को फॉलो करती हूँ। चलिए, मैं मनी 9 को फॉलो करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। सर धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है, जो कि 54 के ऊपर लेकर के ये थोड़ा सा फंसी हुई हैं। बैंकों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है लंबे समय से, अब थोड़ी बहुत करके, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि थोड़ी हलचल देखने को मिली है, लेकिन 54 पे लेकर के 38 का भाव है, अभी नुकसान में है। क्या कोई ऐसे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं जिससे कि इनको क्या करना चाहिए, एवरेज करें या फिर अभी होल्ड करें धनलक्ष्मी बैंक? तो देखिए, बिल्कुल आप पहले तो एक स्टॉप लॉस रखिए 37 रुपए के आसपास, 37 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट कल क्लोज हो रहा है, जिसका जो हो सकता है पूरी तरह से बाजार में डिस्काउंट हो गया हो और एक प्रॉफिट बुकिंग मिले। तो ऐसी परिस्थिति में जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी वीकनेस है वहां और भी गिरावट बढ़ सकती है, और लॉस को कभी बढ़ाइए मत, उसको काटिए अगर आपको पैसा बनाना है तो यहाँ 37 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। जो पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन बेस है, स्टॉक तभी चलेगा जो पिछले 3 वीक का कंसोलिडेशन बेस है 40 रुपया, उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तब स्टॉक के अंदर आपको तेजी मिलेगी। अगर आप किसी भी बैंक को उठा करके देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज बैंक भी 18% डिपॉजिट ग्रोथ लेकर के आता है। बिल्कुल। आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक का डिपॉजिट टू क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो 90% हो जाता है। तो देखिए, जब कभी इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो यहाँ पर आपको निम्स में एक एंटिसिपेटरी मूव, निम्स के एक्सपेंशन का एक एंटिसिपेशन होगा बाजार को। इसके बाद आपको बैंक निफ्टी में वैसा ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया है, आप देखें कल की डेट में, तो बैंक निफ्टी में तेजी है। तो इसलिए आप बैंक के जो भी सवाल पूछ रहे हैं दर्शक, आज ये याद रखें सर, पिछले वीक का जो लो है उसी को स्टॉप लॉस लगा करके पकड़े रहे। जब आपने इतना समय झेल लिया तो अब सर क्यों आखिरी दिन परेशान हो रहे हैं? जो होना है कल हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर ये 39 रुपए के ऊपर निकल गया तो ये आपको 44-45 रुपए के भाव दिखाएगा, 37 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 37 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर आपके लिए। और इस बीच हमारे साथ पटेल जी जुड़ चुके हैं, गुजरात से हैं, चिंतन पटेल जी हैं। चिंतन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं चिंतन जी आप? बढ़िया बढ़िया। ये बताइए, कोई भी शेयर लेने से पहले कितना चिंतन करते हैं आप? चिंता तो अभी मनी 9 देख के तो
चिंतन कम करना पड़ता है। ओहो, बहुत अच्छी बात कही सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो है कि आपको चिंतन कम करना पड़ रहा है, हम भी चाहेंगे कि आपको चिंतन कम करना पड़े। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, कैस्ट्रॉल इंडिया के 25 से लिए 272 पर। अच्छा, क्या सोच के हाँ, लिया, तो कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीने तक। 6 महीने के लिए। चलिए, आपको हाँ, अभी 18-19 रुपए का नुकसान हो और रहा है, हाँ, और 5-6 और महीने का आपका नजर। बजाज हाउसिंग में अभी होल्ड करेगी। बजाज हाउसिंग बताएंगे आपको वाह क्या आईपीओ में, उस पर ओके। जो है डिटेल में बातचीत ओके। करेंगे। और बजाज हाउसिंग पे एक हमारी खास कवरेज रही है और आप सभी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है। तो वाह क्या आईपीओ सेगमेंट तक का इंतजार कीजिए। और उसमें बजाज हाउसिंग आज की ओके। जो लिस्टिंग हुई है पीएनजी की, उसकी भी, पीएनजी ज्वेलर्स की, इन तमाम पे, और इसके अलावा जो 3 आईपीओ खुले हुए हैं उन पर भी बातचीत होगी। तो वाह क्या आईपीओ सेगमेंट मिस मत कीजिएगा। कैस्ट्रॉल के ओके। ऊपर सवाल है सर, इनका 17-18 रुपए के नुकसान में है, 5-6 महीने रुक सकते हैं ये। अभी क्या करें, क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए, खास तौर से तब जब ईवी पर की बातें ज़्यादा हो रही हैं? तो क्या इससे कुछ असर होगा कैस्ट्रॉल के ऊपर, या अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी? जी, तो देखिए स्टॉक में काफी अच्छा मूव आया है। अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे तो उनका भी मानना है कि आने वाले समय में इनपुट कॉस्ट में एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा H2 में, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जहां से एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडस्ट्री में शुरू होगा। तो वो चीजें ऑलरेडी स्टॉक में पहले ही डिस्काउंट हो चुकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर आने वाले समय में क्रूड ऑयल में एक तेजी देखने को मिलती है तो ये चीज थोड़ा सा स्टॉक के अंदर जरूर डिस्काउंट होगी। हाँ, मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक करीब 250 रुपए, अभी इसका भाव करीब 254 है, 250 का लेवल इसको नहीं तोड़ना चाहिए, कि वो एक इसका कंसोलिडेशन बेस है। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये 300 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। तो अब लंबा टारगेट है तो आप करिए क्या, तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप कर लीजिए, 244 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए, 300 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए। 300 रुपए के टारगेट के लिए बने रहिए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। राहुल अग्रवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं, कह रहे हैं बिग बिग मनी 9 फैन। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मनी 9 को पसंद कर रहे हैं, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रहे हैं नाइका मैंने 222 रुपये पे लिया है, क्या करें, क्या ये बढ़ेगा, और व्हाट टारगेट शुड आई एक्सपेक्ट, यहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं? तो नाइका जो है, जितनी भी ये जो हम न्यू एज कंपनियां हैं, उन्हें बीच में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। आज टूटा हुआ है 2.5% से ज़्यादा, 200 रुपये के आसपास ये शेयर फिलहाल ट्रेड करता हुआ, और इनकी खरीद 222 की है। तो 22 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में 3-4% चला है सर, 6 महीने में करीब 30% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर, नाइका को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी क्या बने रहे यहाँ पर? तो देखिए परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले क्वार्टर में। कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्केट वैल्यू 3,300 करोड़ के आसपास है, वाई करीब 25% का इंक्रीज हमें देखने को मिला। सेगमेंट वाइज भी देखें तो ब्यूटी बिजनेस सेगमेंट ने बहुत अच्छी 28% की ग्रोथ दिखाई है। रिटेल अगर आप देखें तो इन्होंने काफी यहाँ पर जो इनके फिजिकल ब्यूटी स्टोर्स है 200 से ज्यादा एक्सपेंशन किया है। प्रॉब्लम कहाँ है? मैनेजमेंट को लगता है कि सब ऐसा है कि जो ये सीजनल हेडविंड्स इस सेक्टर में रहते हैं, जब फेस्टिवल सेगमेंट, अभी देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, तब एक बार दोबारा आपको अपटिक देखने को मिलेगा, स्टॉक के अंदर भी आपको एक मूव अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्टॉक को देखें तो देखिए गिरावट हमें देखने को मिली है। एक ब्रेकआउट आया था स्टॉक के अंदर करीब 190 रुपए के जोन में, तो यही 190 रुपए का जोन है, 185 190 मान लीजिए, उसके नीचे ये नहीं स्टॉक जाना चाहिए। वहां पर स्टॉक सस्टेन हो जाए तो होल्ड कीजिएगा। जैसे ही ये दोबारा स्टॉक 210 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, 199 का भाव है, ये 244 तक की दौड़ दिखाएगा। फेस्टिवल सीजन इज राउंड द कॉर्नर, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच जरा सुजलॉन पे जरा बातचीत कर लेते हैं। और सुजलॉन पे हमें प्रश्न भेजा गया है, गेट सेट लाफ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि सुजलॉन में एंट्री कर सकते हैं क्या? आज सर 5-4.5% टूटा है, और इसने 86 तक जा कर के थोड़ा सा अब रुका है। 80 का लेवल टूटा था, तो उसके बाद से एक मोमेंटम बना था। आपने जो भी टारगेट दिए धीरे धीरे करके सब अचीव होते हुए सुजलॉन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन लेवल्स पे 80-81 पे फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? जी देखिए, अगर आप करते हैं तो आपका बेस काफी नीचे हो जाता है 72 रुपए के आसपास।
हाँ, तो अगर आपको एंट्री करनी है तो 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके डालिए धीरे धीरे। और 72 रुपए का स्टॉप लॉस इस तरह से रखिए कि आपको बहुत बड़ा लॉस ना होकर 72 का ब्रेकडाउन आ जाए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जाएंगे, बाजार में थोड़ी बिकवाली आती है, तो यही सारे स्टॉक है जो अच्छा खासा चल गए हैं, तो उनमें ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिए। 72 रुपए का स्टॉप लॉस, जितना नीचे डालेंगे उतना अच्छा, जितना आपका स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस आ जाएगा, बाय प्राइस, उतना अच्छा। धीरे धीरे स्टॉक आपको 95 रुपए के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, अभी भी जो पहले क्वार्टर में देखिए 3.8 गीगावाट के आसपास लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक है, ये सारी चीजें आपको आने वाले क्वार्टर के मार्जिन में आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। इंडिया का अगर आप देखें कि यहाँ पर बहुत अच्छा आने वाले समय में भी आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। और एक पैट में हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, Q1 में ही 200% वाई पैट हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो बाजार आने वाले रिजल्ट्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर के चलने की जरूरत है। तो शॉर्ट टर्म में मैं टारगेट 95 रुपए का दे रहा हूँ, 72 रुपए के डिप्स तक बाय कीजिए। चलिए, तो ये 95 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और इस बीच एक दर्शक अपर सर्किट जी हैं, उन्होंने हमें अपना प्रश्न भेजा है। 100 रुपये के 100 रुपये उन्होंने मनी9 को भेजे हैं। कह रहे हैं कि क्या ये मार्केट सिर्फ इंट्राडे और एफेंडो के लिए है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन। सवाल अच्छा है इनका, लेकिन सर इतनी जल्दी जजमेंटल भी नहीं होते हैं। बाजार एक तरफा रैली के साथ आगे बढ़ा है। अब हर रोज़ तो तेज़ी रहेगी नहीं। हाँ, बीच बीच में जिसे कंसोलिडेशन का फेज कहते हैं, बाजार में अपनी अपनी चाल होती है। तो अगर आप निवेशक हैं लंबी अवधि के, तो इस बात से आप परेशान हैं क्या ये इंट्राडे मार्केट हो गई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो लंबी अवधि के निवेशक हैं। और अगर इंट्राडे के मौके मिल रहे हैं और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। आप शरद जी की टिप्पणी इस पर लेते हैं। शरद जी, ये जो इनके मन की जो आशंका है उसका निवारण कीजिए। कह रहे हैं क्या ये मार्केट अब सिर्फ इंट्राडे और एफेंडो के लिए है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन? ठीक। अब देखिए सर, इसको मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन से, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे जहां आपको बहुत सारे लोग उतरते दिखाई देंगे, चढ़ते दिखाई देंगे। तो क्योंकि उनकी उनकी डेस्टिनेशन कोई और है, उनकी डेस्टिनेशन वो नहीं है जहां आप जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको बहुत सारे लोग चढ़, आपको लगेगा साहब ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, क्योंकि वो क्या शॉर्ट टर्म जर्नी कर रहे हैं और आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यही होता है इन्वेस्टमेंट में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग होती है, इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो हर प्रकार के लोग रहते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पर आपको थोड़ा लंबा टारगेट दिया जाए, सो दैट कि जो मार्केट नॉइज है, इसको मार्केट नॉइज कहते हैं, जो इंट्राडे और मल्टीडे में होती है, आपको एक दिन हरा एक दिन लाल दिखाई देता है। लेकिन लंबी अवधि में आप देखेंगे, अगर आप लंबी अवधि का मतलब मैं महीना 2 महीना ही मान रहा हूं, मैं बहुत बड़े 2 साल की बात नहीं कर रहा। अगर आप महीना 2 महीना में देखेंगे तो ट्रेंड आपका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। वो ट्रेंड एनालिसिस आपने अगर सही किया है स्टॉक का, आप फंडामेंटल समझ पा रहे हैं, डेरिवेटिव्स टेक्निकल एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो शायद 10 में से 6-7 बार आप सही भी साबित हो जाए। ये राय आपके लिए है। गुरमुख जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ पटियाला पंजाब से हैं। गुरमुख जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं रोज देखता हूँ सर प्रोग्राम आपका। अरे सर, थैंक यू सर गुरमुख जी, और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही ये कार्यक्रम जो है लोकप्रिय हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू सर। वहाँ पटियाला में और लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं प्रोग्राम सर? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, मेरा फ्रेंड सर्कल है सर, उसमें सारे देख रहे हैं हम सर इकट्ठे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या प्रश्न है सर आपके मन में? सर एक NFL के शेयर है सर मेरे पास, 1000 शेयर 141 के भाव पे। 141 पे लिए हुए हैं आपने, क्या सोचा हुआ है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 1 से 2 महीने के लिए बहुत टाइम से ले रखे हैं, लेकिन ना ये अंशुल जी ने मेरे को बोला था कि भाई ये अच्छा जाएगा अभी, तो मैंने होल्ड करे हुए हैं अभी मैंने। चलिए, होल्ड किए हुए हैं, अच्छी बात है। और अंशुल जी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कल वो आएंगे कार्यक्रम में, तो उनसे भी एक बार पूछ लेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर फिलहाल तो 13-14 रुपये का नुकसान हो रहा है पर शेयर। लेकिन फिलहाल शरद जी की राय लेते हैं कि वो इस पर क्या कह रहे हैं। सर, एक तो NFL पे इनकी टिप्पणी आपकी राय जानना चाहेंगे। 127 के आसपास चल रहा है, 141 पे इन्होंने लिए हुए हैं। दूसरा, हमारे एक दर्शक हैं गौरव जैन जी, वो कह रहे हैं FMCG और फर्टिलाइजर सेक्टर को होल्ड कर रख सकता हूँ 2 साल के लिए, क्या रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है? तो ये भी एक फर्टिलाइजर सेक्टर पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा इस प्रश्न के माध्यम से इस सेक्टर पे आपका व्यू क्या है, वो अगर आप बता सकें। तो साहब देखिए, ऐसा है कि अगर आप
एनएफएल को देखें या आरसीएफ को देखें या कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखें, रैलिस इंडिया को देखें, तो यहाँ पर ये सब दीपक फर्टिलाइजर को देखें तो कई कई बार मुझे लगता है कि बहुत लंबी अवधि अगर आप साल 2 साल का नजरिया रखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। अब अगर आप एफएमसीजी में देखें तो एफएमसीजी में भी बड़े आपको मूव्स देखने को मिले हैं। भले ही आप देखिए, मैंने बीकाजी फूड्स का भी जिक्र आपसे किया था, आपको चुन चुन के में दिया था। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट को देखें, बलरामपुर चीनी देखिए, 360 रुपए से रिकमेंडेशन दिया था मैंने। इसके बाद आप ज्योति लैब को देखें, अवंती फीड को देखें, यहाँ पर तो त्रिवेणी टरबाइंस को देखें तो अच्छे मूव्स यहाँ पर आने वाले समय में भी रहेंगे। देखिए, ये सब ऊपर नीचे होते रहेंगे और ऊपर की तरफ ही जाएंगे। एक टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्सेप्ट होता है हायर हाई हायर लो, मतलब ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, लेकिन पिछली बार से कम ही गिरेगा और धीरे ऊपर जाता रहेगा। तो ये सब स्टॉक्स आपको बिल्कुल मुझे लगता है 2 साल की अवधि से होल्ड करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि रूरल कंजप्शन प्रोपेंसिटी में प्रॉब्लम है और वहां के लिए काम करने की जरूरत है। इसीलिए आप देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसी चीज को ध्यान में रख करके बनाई जा रही हैं और रूरल इंडिया को इसका फायदा है। आप देखिए, इसलिए एफएमसीजी सेक्टर में किस तरह का ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है और टू व्हीलर स्पेस में भी एक बार अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। नाउ कमिंग बैक टू नेशनल फर्टिलाइजर, देखिए एक बेस स्टॉक के अंदर टूट गया है इस वीक में, तो थोड़ी भी गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है गिर करके 118 रुपए 115 रुपए के जोन में आए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गिरावट में भी मिलता है तो अगर आपके लंबी अवधि का नजरिया है तो आप जरूर इसको एक्यूमुलेट कीजिएगा। 110 रुपए के आसपास आपको खरीदने की कोशिश कीजिएगा, 126 का भाव अगर गिरावट हो जाती है तो। और आप मानिए, ये सस्टेन आप इसको तब मानिएगा जब ये स्टॉक 130 रुपए के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो आप मान लीजिएगा अब ये बुलिश हो गया है। जी गिरावट में 110 से 115 के भाव पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं एनएफएल के साथ साथ आपको पूरे फर्टिलाइज़र पैक पर व्यू जो है वो मिल गया होगा। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और हमारे साथ अमर सिंह जी का प्रश्न आया हुआ है। कह रहे हैं कि विपुल सर, 2 महीने से सवाल आपने नहीं लिया गया है मेरा, आज ही ले लेते हैं। अमर जी कह रहे हैं, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरल बैंक पर 2 साल के लिए क्या व्यू है, अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? बैंक को लेकर के लोगों के मन में बड़ी दुविधा है, जिनके पास है उनके मन में, जिनके पास नहीं है उनके मन में भी। बैंक कब चलेंगे, बैंक पीएसयू बैंक कब चलेंगे, पीएसयू में लार्ज कैप चलेंगे या मिड कैप चलेंगे? आपके भी पास ऐसे सवाल आते होंगे, बहुत लोग आपके क्लाइंट जो है वो फंसे भी हुए होंगे, क्या उनको सजेस्ट कर रहे हैं सर? और बैंकों में बीच बीच में रैली आती है, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, एक बड़ा इवेंट है तो जो है यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन करें तो करें क्या, बैंकों को कब तक होल्ड करके रखें? देखिए, ये हमेशा ये चीज चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए, मैं सभी दर्शकों को यह कहना चाहता हूँ विपुल जी के माध्यम से कि देखिए सर, इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बनी रहेगी जब बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ बना रहेगा। अगर बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ हैम्पर होता है तो वो सीधे सीधे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और पूरे इकोनॉमिक सेक्टर में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जाता है, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जाता है। तो बहुत ज्यादा समय तक आप बैंक्स को बांध करके नहीं रख सकते। बैंक्स की नेगेटिव ग्रोथ आप नहीं डिस्काउंट करेगा बाजार, ये बिल्कुल मान करके चलिए। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देखें साहब, तो एकदम नहीं घबराइए। 230 रुपए पर इसका बेस है, 230 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे नहीं जाएगा। 230 बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जाएगा, तभी आप इस पोजीशन को काटिएगा, नहीं तो होल्ड कीजिएगा। अगर आप फेडरल बैंक को देखें तो एक अच्छा बेस फेडरल बैंक के अंदर बन गया है, वो जोन है करीब 180 का, तो 180 के पास इसका बहुत अच्छा बेस है। बिल्कुल आप परेशान ना हो सर, ये धीरे धीरे सेटल करेगा और जैसे ही ये 190 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 185 का भाव है, ये आपको 193 और 204 तक के लेवल भी ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस जरूर मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी तरह का बाजार में यूएस मार्केट में कुछ ऐसा होता है जिसको बाजार पसंद नहीं करता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आप उस स्टॉप लॉस के नीचे निकलिएगा। लेकिन ये अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, इसके बावजूद भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपके लॉसेस बढ़ेंगे। इन स्टॉप लॉस पे पोजीशन काटिएगा, तो आपको और नीचे के लेवल पर मिले तो बिल्कुल खरीदिएगा। ये अच्छी इनके निम्स एक्सपेंशन है, चाहे फेडरल बैंक को देखिए, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, चाहे सिटी यूनियन बैंक को देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, मैंने आपको दिया है, आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है। ये सारे बैंक आप अपने पास रखिए, यहाँ आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये पूरे बैंकिंग पैक को लेकर के शरद जी ने अपनी राय दे दी है। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 1000 से ज़्यादा
दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो फेसबुक है, हमारा जो ऐप है, उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए, क्योंकि आप लोग जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में होते हैं उतना ज़्यादा उत्साहवर्धन शरद जी का भी होता है, मेरा भी होता है। तो आप सब लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जो है लिंक को लगाइए, अपने परिवारजन के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। इस बीच एक अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और रितेश पाटीदार जी ने सवाल पूछा है। पारस डिफेंस के 100 शेयर इनके पास हैं, 1309 के भाव पर लॉन्ग टर्म का व्यू है। कह रहे हैं कि अभी एवरेज करना चाहिए, करना सही होगा, या फिर अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पारस डिफेंस अभी 1140 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, इनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? पारस डिफेंस को लेकर के 1309 पे लिए हुए हैं, 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। और पारस डिफेंस पे तो अपना व्यू दीजिए, ओवरऑल डिफेंस पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी हम लोगों ने SCI पे बात की, एक आध और शेयर पे बात की, लेकिन जैसे मझगांव है, HL है, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको धीरज दिखाना चाहिए, एवरेज करनी चाहिए, या फिर क्या स्ट्रेटजी अभी अप्लाई करनी चाहिए? तो देखिए, ओवरऑल डिफेंस स्पेस में आप देखिए, भले ही HAL हो, भले ही आप देखिए BEL हो, मझगांव डॉक हो, आप जो स्टॉक शेयर कर रहे हैं, पिछले वीक का मंडे का लो, उसको ही अपना स्टॉप लॉस मानिएगा। क्योंकि देखिए, बाजार लिक्विडिटी पे चलता है छोटे दायरे में। आप लोग ज्यादातर सवाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पिछले मंडे का लो को ही अपना लो मान करके चलेगा। उसके नीचे अगर स्टॉक फिसल जाए तो थोड़े समय के लिए वो आप पोजीशन काट लीजिएगा, फिर आपको और नीचे खरीदारी करने का मौका मिलेगा, और एक स्मार्ट रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ा लिक्विडिटी फ्लो इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है। और ये मानिएगा, देखिए, ये मानिएगा कि अगर 25-50 बेसिस पॉइंट का कट यूएस में आता है, तो उस परिस्थिति में कैरी ट्रेड होता है, मीन बहुत सारा पैसा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड यील्ड गिरेगी, सस्ता पैसा मिलेगा, तो वहां से पैसा बहुत सारे कैरी ट्रेड में इंडिया में भी आएगा, तो वो सारा अच्छे शेयरों में आएगा, उसमें डिफेंस में भी पैसा काफी आएगा। तो आपको नीचे के भाव पे शेयर मिलेंगे, आप उनको पकड़िएगा। अगर मंडे का, पिछले वीक का मंडे का स्टॉप लॉस आ जाता है तो बिल्कुल पोजीशन काटिएगा, एकदम मत सोचिएगा। और अगर नहीं आता है तो बिल्कुल बने रहिए, एकदम घबराइए नहीं, ये फेज भी जाएगा। आप देखिए, अक्रॉस द बोर्ड देखिए, चाहे आप कैपिटल गुड्स उठा लीजिए, चाहे आप ऑटो देख लीजिए, चाहे आप एनर्जी सेक्टर देखिए, ऑयल एंड गैस देखिए, सभी ओवरबॉट हैं सेक्टर्स। आप देखिए, मिड कैप में जबरदस्त रैली है। तो सेक्टोरल लिक्विडिटी फ्लो कभी ना कभी चेंज होगा, आपको दोबारा डिफेंस में, रेलवेज में हरियाली देखने को मिलेगी। नाउ कमिंग बैक टू पारस डिफेंस, देखिए, ऑपरेशनल रेवेन्यू में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनल रेवेन्यू में एक डिसेंट ट्रैक्शन देखने को मिला है। EBITDA देखिए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमें करीब 5 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो यही चीज इस स्टॉक को परेशान कर रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं स्टॉक को, तो बिल्कुल आप बने रहिए। देखिए, अगर कोई, यही इसका बेस है जहां पर आप खड़े हैं 1134, ये इस वीक में खिसकना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। अगर आप 1130 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर 1130 के नीचे खिसक जाए, फ्राइडे देख लीजिएगा, तो बिल्कुल इस पोजीशन को काटिएगा। गिरावट हो सकती है, मान लीजिए 984,000 रुपए के भाव तक, तब आप नीचे खरीदने की कोशिश कीजिएगा। मैं सारे दर्शकों को बोल रहा हूं, देखिए सर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखिए, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, छोटा मोटा लॉस है, काट के बाहर आइए। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको एक अप ट्रेंड में है, देखिए मैं लगातार आपको बता रहा हूं। मेटल में देखिए विपुल जी किस तरह की रैली आई है, JSPL देख लीजिए आप, ठीक है, नेशनल यूनियन देख लीजिए। देखिए बालाजी, अभी मैंने इंडस्ट्रीज आपको शेयर किया था लास्ट शो में, शायद मुझे याद पड़ता है। ऐसे शेयर्स में रहिए जहां आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन होगा। ठीक सर, जबकि अब इतनी बात आपने कर दी है तो एक हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं मझगांव डॉक पर भी सर और HL पर भी अगर आप लेवल बता दें, क्योंकि आपने पारस डिफेंस के बताए हैं। स्ट्रेटजी समझ में आ गई। पिछले शुक्रवार को अगर जो लेवल था वो अगर टूटते हैं तो फिर जो है आपको निकल जाना चाहिए। सर, मझगांव डॉक और HL पर भी अगर लेवल्स आप डिस्कस कर सके तो। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखिए तो 4050
ये मझगांव डॉक का लेवल है, ये फ्राइडे को नहीं टूटना चाहिए। जी बुलिशनेस कब आएगी? जब 5555 के ऊपर, 5550 मान लीजिए इसके ऊपर सेटल हो जाएगा स्टॉक, तो 4050 के नीचे कभी भी आपको फ्राइडे को खिसकता हुआ दिखाई दे, तभी आप स्टॉक को बेचेगा। सिमिलरली एचएल में भी आप देखिए तो एक जहां पर इसका बेस था वो थोड़ा सा इस वीक में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो करीब 4450 के आसपास का बेस था, अभी 4457 का भाव है। तो देखिए यहां पर क्या है कि ये अगर बेस टूट जाता है तो हो जी सकता है स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आए, क्योंकि ये बेस बना हुआ था लंबे समय से, जुलाई के बाद से बेस बना हुआ है, तो जी थोड़ा गिरावट आती है। फ्राइडे तक होल्ड कीजिएगा। अगर ये 4500 ऊपर सस्टेन ना हो तो आप बेच करके निकल जाइएगा। लेकिन इसका कहना बिल्कुल मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मझगांव और एचएल खराब स्टॉक है, बिल्कुल। बेहतरीन ऑर्डर बुक है सर इन कंपनीज की। लेकिन आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हुए हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, तो आप उसको झेल लीजिए। चलिए झेल लीजिए, और जो लेवल्स बताए गए हैं उनका आप ध्यान रखिए। सीधे चलते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हरी जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार हरी जी, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर। चलिए सर, मंगलवार के दिन एक हरी जी से सवाल बात था। हो जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने RVNL लिया है 550 रेट में, 530 क्वांटिटी। 530 क्वांटिटी किस रेट पे बताया आपने? 550 में। 550 पे, 550 पे तो के सर भाव क्या पर। करें सर? चलिए ज़्यादा नुकसान आपको तो नहीं, बहुत लोग तो बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, नुकसान में है। लेकिन ये है कि आपने सोच के लिया था, क्या ट्रेडिंग के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ये अच्छी बात है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेशित है। बहुत लोग तो ऐसा होता है कि जैसे शेयर नीचे आता है तुरंत लॉन्ग टर्म के निवेशक बन जाते हैं, वैसे जो है वो 1-2 दिन के लिए ही निवेश करते हैं या एक हफ्ते के लिए निवेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है आपके साथ? जी जी नहीं सर, मतलब अभी अभी कितना तक, अभी और कितना गिरेगा? और कितना गिरेगा? चलिए ठीक है। 2.25% आज नीचे है, 550 की आपकी बाइंग है। सर RVNL, अभी थोड़ी देर पहले आप रेलवे का जिक्र कर रहे थे, लीजिए सवाल भी आ गया। ये IRFC RVNL जैसे आपने डिफेंस पे रणनीति बताई है, तो अगर रेलवे पे कोई रणनीति अगर आपकी हो तो क्या होगी, और आपका पसंदीदा रेलवे शेयर क्या होगा? और RVNL पे तो इनको लेवल बता दीजिए सर। तो देखिए अगर आप 515 से लेकर के और 524, अभी भाव है 531, तो 515 से 524 के बीच में अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा तो थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगला सपोर्ट आपको 507 के आसपास, 500 से 507 के आसपास फिर मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप 500 से 507 का ही जोन पकड़िए सपोर्ट का, जी बीच का मत पकड़िए। तो 500 से 507 नहीं टूटना चाहिए, आप बने रहिए। अगर उस जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करे, बिल्कुल गिरावट होगी, मान के चलिए अभी और थोड़ा सा गिरेगा, 500 से 507 के जोन में आने की प्रोबेबिलिटी है। वहां पर स्टॉक कंसोलिडेट कर जाए तो 490 का स्टॉप लॉस रखिएगा और खड़े होइएगा। देखिए आप लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं, फिर भी मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं क्योंकि बाजार की सिचुएशन ऐसी है, बाजार थोड़ा ओवरबॉट है। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे और ज्यादा गिरावट हो गई तो स्टॉक तो चलेगा लेकिन आपका भाव नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर 490 का स्टॉप लॉस लगा करके आप बिल्कुल इसके अंदर रहिएगा। मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर उतना ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। ये वीक में स्टॉक को सेटल हो जाना चाहिए। नाउ अगर आप अदरवाइज भी रेलवे काउंटर्स को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन को देखें तो यहाँ पर एक थोड़ा स्टॉक सेटल कर गया 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जैसा भी कुछ दिन हो रहा था। कोई एक स्टॉक बताइए। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन जो है वो 930 के आसपास सेटल हो गया है। इसको आप जो है यहाँ पर 930 का स्टॉप लॉस लगा करके खड़े रहिए। अगर फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, ये स्टॉक में जैसे ही ये स्टॉक 980 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 948 का भाव है, इसमें बुलिशनेस आएगी, आपको 1050 और 1170 के भाव देखने को मिल सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन, इस पर जो है आपको जो है अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे आप ख़रीदारी करके चलें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वो आपको अच्छा लग रहा है। जो लेवल्स बताए गए हैं उनका जो है अवश्य ध्यान रखिए। बड़ी संख्या पे इरडा और के ऊपर सवाल आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे और आपके जो बाकी सवाल हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप कहीं बने रहिए हमारे साथ, छोड़ के जाइए मत। जरा देख लीजिए मुनाफे का सौदा में कौन सी कॉल निकल करके आई है पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का, जिसमें कि HDFC स्काई की तरफ से रिकमेंड की जाती है कॉल, और हम बताते हैं कितनी समय अवधि के लिए, क्या स्टॉप लॉस रखने चाहिए, क्या आपको लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
और इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई का मानना है कि आपको भारतीय एयरटेल के स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। ये एक फंडामेंटल कॉल है क्योंकि इसकी वैलिडिटी 2 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि आपको 1 साल का होल्डिंग पीरियड लेके चलना है। खरीदारी कहाँ करनी है? 1650 रुपये पर। इसका टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो है 1897 रुपये का। इस तरह आपकी 15% के आसपास की कमाई 1 साल के होल्डिंग पीरियड के दौरान हो सकती है। ये एक फंडामेंटल कॉल है, इसलिए कोई स्टॉप लॉस आपको नहीं सुझाया गया है, लेकिन खरीदारी करनी है आपको 1650 रुपये पर। 1897 रुपये आपका टारगेट है और 15% के आसपास की आपकी कमाई हो सकती है अगर आप भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदते हैं और उसे 1 साल के लिए होल्ड करते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से इस समय कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का आगाज। लेकिन इस बीच 1150 के आसपास दर्शक हमारे साथ सिर्फ YouTube के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। और बहुत सारे सवाल जो है आए हैं इरिडा के ऊपर। और अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, सरस सर, इरिडा में लॉस हो रहा है, 280 की बाइंग है, अभी क्या करें, क्या करना चाहिए, एवरेज करें, ये बताइए, ज़रा मार्गदर्शन दीजिए। गुरु आचार्य, अच्छा, आपको गुरु आचार्य के नाम से जो है इन्होंने संबोधित किया है शरद जी, और ये आपकी राय जानना चाहते हैं। 280 पे इन्होंने 2000 शेयर ले रखे हैं। अब सोचना चाह रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए कि नहीं। एक तो इरिडा के ऊपर आपकी राय, एक मैं चाहूँगा कि SJVN पे भी अपनी राय अगर आप दे दें, ताकि क्योंकि हमने सुजलॉन और NHPC भी बात कर ली है, इन 2 शेयरों पर भी काफ़ी सवाल रहते हैं। आपकी टिप्पणी सर। देखिए, आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। देखिए सर, इरिडा को अगर आप देखेंगे तो 219 से 221 का अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉक का भाव है 227। बिल्कुल बने रहिए, घबराइए नहीं। ये स्टॉक धीरे धीरे सेटल करेगा। मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक 230 के ऊपर जाएगा, 227 का भाव है, किसी भी फ्राइडे में इसी फ्राइडे में अगर 230 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं दर्शकों को कहूंगा एक इरिडा को जरूर पकड़ लीजिएगा। अगर 230 के ऊपर एक क्लोजर ले ले इस वीक में फ्राइडे को, तो बिल्कुल उस स्थिति में स्टॉक बुलिश हो जाएगा। ऊपर की तरफ के टारगेट खुल जाएंगे इसके अंदर, और एक बुलिश मूव मुझे लगता है 260 रुपए तक इसके अंदर आ सकता है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। आप चूंकि रेलवे काउंटर में एक काउंटर और ऐड करता हूँ, BEML पे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 3600 रुपए के पास अच्छा बेस बन गया है। ये धीरे धीरे 4300 की तरफ जाएगा, 3900 का भाव है, तो इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। SJVN को देखिए, एक बुलिश बेस बना हुआ है SJVN में 124 रुपए के आसपास विपुल जी। ये नहीं टूटना चाहिए फ्राइडे टू फ्राइडे। बिल्कुल बने रहिए। बुलिशनेस तब आएगी जब 140 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 130 का भाव है। को पावर्ड बाय टेक्नो।